चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। यानी जो आपकी यूपीएससी प्री और मेंस इन सब के लिए जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपका आईएएस की तैयारी करता है, आईएएस उसके लिए आपका ये है, और कोई अगर आपका पीसीएस करता है तो ये ना सोचे कि ये सिर्फ आईएएस के लिए है, ये दोनों के लिए आपका अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप इसे कर सकते हो। जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो आईएएस का एग्जाम देंगे उनके लिए भी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास हमारी क्या है, हिस्ट्री। अब इसमें देखना क्या है हमें कि जो आपकी हिस्ट्री है वो किस किस पेपर में काम करती है, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए लिखी है। याद समझते हैं कि पहले करेंगे हम क्या, पीटी, यानी पहला पेपर आपका प्री का होता है। तो पहले मैंने क्या है यहाँ पे लिखा है, कि आपका पीटी लिखा है, यानी कि फर्स्ट पेपर है आपका। सेकंड पेपर क्या होता है आपका, मेंस होता है। मेंस में देखो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट, यानी कि सेकंड पेपर आपका ये हो जाएगा। और देखिए आपका यानी किस किस पेपर में काम करता है वो सारा लिखा है। उसके बाद में देखिए आपका क्या है कि जो आपका जीएस का पेपर होता है, यानी पेपर होता है आपका कौन सा, फिफ्थ वाला, उसमें ये काम करेगा। उसके बाद में आता है क्या आपका इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं हम क्या, मौखिक टेस्ट बोलते हैं, यानी मौखिक बोलते हैं मौखिक परीक्षा, जो आपकी इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें देखते हैं जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें क्या आएगा आपका, कि इतिहास में से क्या आएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। फिर जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें क्या आएगा आपका, कि इतिहास एवं संस्कृति पूछी जाएगी। उसके बाद जो आपका पेपर है जीएस का, उसमें क्या पूछा जाएगा आपका, कि मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन पुट होंगे वो आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। तो हमको क्या करना है कि जो अपनी हिस्ट्री जो हमारी है, हिस्ट्री को हम इस लेवल से तैयार करेंगे जिससे आपकी प्री मेंस दोनों में कवर करेगी। बस आपको करना क्या है, जो आपका यूपीएससी का प्री का एग्जाम होगा वो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन के बेस पर होगा, और जो आपका मेंस होता है उसमें आपको क्या करना होता है कि रिटर्न बेस पर आपको ये पेपर देना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको पढ़ने के साथ साथ हमें लिखित परीक्षा में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम लिख पाए आराम से। क्योंकि आप जानते हो लिखने का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें लिखाई पर भी जोर देना होगा। क्योंकि मेंस को अगर क्रैक करना है किसी को तो उसकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लिखने का प्रयास नहीं होगा तब तक उसकी परीक्षा क्रैक नहीं हो सकती। तो इसलिए साथ साथ अब क्या करेंगे, लिखने का प्रयास भी करेंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, देखिए आपका कि इतिहास के अध्ययन की क्या है, रणनीति। तो हमको जो हमारी हिस्ट्री है उसको पढ़ना किस तरीके से है, उसकी रणनीति कवर करेंगे। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट आपका क्या लिख रहा है, कि दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, कवर किया जाएगा। उसके बाद में आपका क्या है, पहला नंबर डाला है कौन सा, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरी आपकी कौन सी है, मुख्य परीक्षा। यानी जो आपका जो दो पार्ट होते हैं आपके, वो कौन से आपके पार्ट है, कि पहला आपका पीटी यानी प्रीलिम्स है, सेकंड आपका कौन सा पार्ट है, आपका मेंस वाला है। तो यानी कि हम दोनों पार्टों को लेकर कवर करेंगे, ये नहीं है कि हम एक ही पार्ट को कवर करें। इसलिए हमने दोनों पार्ट लिखे आपके, कि पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, सेकंड आपका मुख्य परीक्षा हो जाएगी। यानी जो आपका पहला होता है उसमें आपके क्या आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, एंड सेकंड परीक्षा जो होती है वो कैसी होती है, आपकी उत्तर लेखन की परीक्षा होती है। चलिए अभी आपका वो टॉपिक हो गया। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, यानी हम इतिहास को, जो आपका इतिहास होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं, हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी आपका इतना पता चल गया आपको कि जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको 2 भाग कवर करने हैं। पहला आपको प्री करना है, दूसरा आपको मेंस करना है। आपका जो प्री होगा वो आपका एमसीक्यू लेवल पे होगा, और जो आपका मेंस होगा वो आपके रिटर्न लेवल पर होगा। यानी कि आपको उसमें उत्तर लेखन की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम आगे चलते हैं। हमने जो इतिहास है, इतिहास में आप भी जानते हो कि इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, प्राचीन भारत। दूसरा आपका कौन सा होता है, मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है आधुनिक भारत। यानी कि भारत को कितने भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। तो हमने तीनों बांट दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहली बात अभी देखते हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार क्या है, कि ये जो आपका आधुनिक भारत है, जो कब से, यानी 17 कितना है आपका, 1757 से लेकर 1857 ईस्वी, इनके बीच का हमको देखना है। तो ये कह रहा है आपसे कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो कब से कब तक का था, कि आपका 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक था, ये आपका था। उसके बाद में एक बात ये नहीं समझ में आती, ये बताइए, जब हमने, अब हम जैसे हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ने के बाद ये देखा जो हमारा इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्राचीन, दूसरा आपका मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हम इसको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है हमने कि क्यों किसी काल को प्राचीन कहा जाता है, दूसरा क्यों किसी काल को मध्यकालीन कहा जाता है, या अथवा क्यों किसी काल को आधुनिक कहा जाता है। ऐसा क्या है इनमें कि हम इसको प्राचीन, इसको मध्यकालीन और इसको आधुनिक कहते हैं? क्या कभी जानने का प्रयास किया है? कभी भी किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे ये क्या होता है, आपका इतिहास होता है तो कितने इतिहास होते हैं, हर किसी से पूछो बताते हैं सर 3 होते हैं।
तीन होते हैं आपका, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक होते हैं। तो ये तीन होते हैं, पर क्यों होते हैं? ऐसा कुछ तो डिफरेंट होगा लाइन में, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो हम इसको देख रहे हैं कि तीन भागों में ये। तो वही हमें जानना है कि ये तीन भागों में क्यों होता है। तो देखिए पहले जानते हैं क्या, जो आपका स्वतंत्रता, यानी यहाँ पे लिखा आपका फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात, कब, जब देश आजाद हुआ, कब हुआ था? अब सब ये क्या आपका देखो, जो मैंने सन लिखे वो है आपके 1947 से लेकर 1962 ईस्वी तक का देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, पहले हमने कौन सा वाला पॉइंट लिया आपका, प्राचीन भारत। कौन सा है आपका? प्राचीन भारत। इसको देखते हैं, इसके पॉइंट है कुछ, वो क्या है कि देखिए प्रारंभिक काल से, यानी कि 750 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, जो प्रारंभिक था तब से, और 750 ईस्वी की बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक काल से 750 ईस्वी। इसमें पहला पॉइंट लिखा है हमने कि मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, राज्य निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। तीसरा पॉइंट है आपका शिल्प तथा व्यापारिक संपर्क संक्षिप्त होंगे। और जो आपका चौथा पॉइंट है वो है आपका राज्य शासन में राजस्व के सिद्धांत की निरंतरता नहीं रहेगी। उसके बाद आपको जो छठवां पॉइंट है वो है आपका सर्व धर्म संभावना, राजा द्वारा सभी धर्मों का पोषण तथा विभाजन नहीं, पोषण तथा विभिन्न धर्मों के एकीकरण की प्रक्रिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट आपका, ये क्या है, समाज अपेक्षाकृत कम विभाजन होगा। यानी जो आपका है प्रथम, जो आपका प्राचीन भारत है उसको प्राचीन भारत कहते हैं। तो उसमें क्या क्या पॉइंट है आपके प्राचीन भारत में, तो पहले हमने उसको जाना। इसमें कितने पॉइंट है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, यानी 7 पॉइंट आपको दिए हैं। इसमें क्या क्या होगा ये जानना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राचीन भारत कहते हैं। ऐसे हम जानेंगे कि हम मध्यकालीन भारत क्या कहते हैं, ये आधुनिक भारत क्यों कहते हैं, इन सबको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन में इसको क्या था हमारा सामाजिक विभाजन। अब देखना है कि समाज के आधार पर इसको कैसे बांटना है, किस तरीके से इसका विभाजन करना है, वो देखते हैं। तो यहाँ टॉपिक आपका क्या है, हेडिंग सामाजिक विभाजन। कैसे? नंबर 1 आपका लैंगिक विभाजन, यानी लिंग के आधार पर आपका विभाजन होगा। नंबर 2 आपका आर्थिक विभाजन, यानी 2 प्रकार के आपके विभाजन है। पहला आपका लैंगिक विभाजन, दूसरा आपका आर्थिक विभाजन है। इसको देखेंगे तो ये क्या आपका, कि ये आपका है प्रारंभिक विभाजन। क्या है ये आपका पहला विभाजन है। दूसरा जो आपका आर्थिक विभाजन है, इसमें क्या करना है आपको कि पहला देखेंगे, इसमें जो आर्थिक के आधार पर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि किसी को जब देखेंगे तो कम संसाधन के आधार पे, और दूसरा आपका अधिक संसाधन के आधार पर देखेंगे, तब जाके इनका आर्थिक विभाजन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे गरीबी और अमीरी के आधार पर देखेंगे, जिस पर कम संसाधन हो और किसी पर अधिक संसाधन हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक विभाजन हो जाएगा। और पहला आपका यानी लैंगिक विभाजन होगा, यानी कि पुरुष और स्त्री के उस पर, यानी लिंग को देकर विभाजन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका देखिए क्या है कि ये भी आपका सामाजिक विभाजन है, लेकिन इसमें क्या देखना है कि कभी देखना हमको क्या कि ये उच्च वर्ग का है, और दूसरा क्या देखना आपका निम्न वर्ग देखना है। यानी कि हम वर्ग के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। कैसे? कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इसके आधार पर विभाजन कर सकते हैं। अब देखिए आपका सेकंड क्या है कि मध्यकालीन भारत। क्या है? मध्यकालीन भारत। पहले क्या था आपका प्राचीन कालीन भारत, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 7 पॉइंट थे, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसको प्राचीन क्यों कहते हैं, इसलिए हमने देख लिया। अब आपका ये मध्यकालीन भारत है, उसको देखते हैं। क्या है आपका मध्यकालीन भारत, इसको देखेंगे। इसमें क्या है आपका, पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवृत्ति। इसका पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर होता क्या है आपका, विखंडित राजतंत्र की अवधारणा। दूसरा पॉइंट है आपका राजत्व में धर्म का प्रभाव बढ़ाना, जैसे आपका धर्मतंत्रीय राज्य, इसको स्थापित करना। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, शासन में क्या होता है आपका, समतावादी तत्व का बढ़ना। जैसे समतावादी तत्व क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, तो देखिए यहाँ लिखा है शासन में वंशानुगत तत्वों का शामिल होना तथा राज्य के अधिकारों का क्षरण करने वाला। ओके, इसमें यानी क्या होता है आपका समतावादी, जो आपका समतावादी तत्व होता है उसके अंदर आता है कि शासन में वंशानुगत तत्वों का शामिल होना होता है, तथा दूसरा क्या होता है, जो राज्य के या राजा के अधिकारों का क्षरण करने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समतावादी कहते हैं। तीसरा जो अगला पॉइंट है आपका क्या है, स्त्रियों के अधिकारों का हनन, यानी कि जो स्त्रियों के अधिकार होते हैं उनको छीनना, उनका हनन करना, ये होता है। अगला पॉइंट आपका क्या है कि कानून व्यवस्था में धर्मतंत्र का
हावी, यानी जो आपकी कानून व्यवस्था होती है उस पर क्या होना, उसको हावी करना, यानी उसको मजबूत करना होता है। जो आपका मध्यकालीन भारत होता है, यानी कि वो एक तरह से क्या होता है, आपका न्याय पद्धति होती है। क्या होती है वो? मध्यकालीन भारत आपकी न्याय पद्धति होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत कहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा आपका कि मध्यकालीन यानी कि न्याय पद्धति, इसमें क्या है आपका, साक्ष्य के स्थान पर धार्मिक निर्णय का या निर्णय को प्रभावी बनाना। यानी साक्ष्य का मतलब होता है कि किसी भी चीज का आपको प्रतीक दिखाई दे तो आप उसको क्या करेंगे कि मध्यकालीन भारत ये कहता है कि जो भी आपको साक्ष्य दिखाई देते हैं, साक्ष्य का मतलब किसी जैसे पौराणिक कथा या आपकी जो पुरानी जगत है, हिंदू सभ्यता वगैरह जो भी होती है आपकी, उनके साक्ष्य को देखने के बाद में अनुमान लगाया था ये किस सभ्यता से है या कहां से लिया, ये कितने ईस्वी के हैं, तो ये उसके आधार पर क्या करता है, आपका न्याय करता है। इसको बोलते हैं न्याय पद्धति। आधुनिक भारत क्या है? आधुनिक भारत। इसको हम आधुनिक भारत क्यों कहते हैं वो जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए आपका पहला पॉइंट है आधुनिक भारत में क्या, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। दूसरा इसमें क्या होता है आपका, आधुनिक साक्ष्य विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था, यानी जो आपके साक्ष्य होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि किसी पुरानी विरासत के कुछ साक्ष्य जैसे कि आपको प्रतीक दिखाई दे तो उनको हम क्या बोलते हैं, साक्ष्य बोलते हैं। तो ये कह रहा है आपसे कि आधुनिक साक्ष्य विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था, यानी उनको देखकर उनका न्याय करते हैं। अगला आपका क्या है कि सामाजिक राजनीतिक समता की स्थिति। और उसके बाद आपका पॉइंट है शासन में धर्म का प्रभाव नहीं होना तथा धर्म व्यक्तिगत आस्था की प्रश्न से जोड़ना, ना कि राज्य की आस्था का विषय बनाना। इसमें क्या होगा आपका, यानी कोई भी आपको जो धर्म यानी प्रश्न होगा, आपका आस्था का प्रश्न होगा, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ना कि राज्य की आस्था का विषय बनाएंगे उसको। इसमें क्या है आपका कि ये आपका धर्मनिरपेक्ष होता है। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या है कि राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, और दूसरा आपका राज्य सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा, आपका सम्मान देगा या प्रोत्साहन करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि राज्य जो है आपका, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, ऐसा नहीं है। राज्य क्या करेगा, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा।